जब मैं 10 साल का था तो एक अजीब और दोहराया जाने वाला सपना मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। हर कुछ हफ्तों में मुझे ऐसा सपना आता जिसमें मैं खुद को अपने ही कमरे की छत से देखता था, जैसे मैं कोई अदृश्य आत्मा बन गया हूं जो खुद को ऊपर से देख रही है। मैं अपने बिस्तर पर सीधा लेटा होता, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ऊपर से होता, जैसे कोई सुरक्षा कैमरा फुटेज हो। यह असामान्य दृश्य शुरुआत में मुझे चकित करता था, लेकिन जल्द ही यह भयावह लगने लगा। मैं केवल अपनी गर्दन घुमा सकता था, शरीर पूरी तरह से जड़ बना रहता। कमरे का वातावरण भी सामान्य नहीं होता था। हर बार दीवार पर टंगी डिजिटल घड़ी पीछे की ओर समय गिन रही होती थी। यह पहला संकेत होता था कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मैं कमरे में उन चित्रों को देखता जिन्हें मैंने कभी नहीं बनाया था। वे बच्चों की तरह रंगीन क्रेयॉन से बनाए गए होते, जिनमें कुछ लोग हाथों में हाथ डाले खड़े होते और एक छोटा बच्चा, जो शायद मैं ही था, उनके बीच में होता। वे सब एक नीली छत वाले घर के सामने खड़े होते। हर बार एक और अजीब वस्तु दिखती। एक लकड़ी की ट्रेन जो बचपन में खो गई थी, अब हर सपने में कमरे में किसी न किसी नई जगह पर रखी होती। मुझे याद था कि वह ट्रेन वर्षों पहले कहीं गुम हो गई थी, लेकिन यह फिर भी बार बार सपनों में लौट आती। इसका हर बार अलग जगह पर होना मेरे लिए चेतावनी जैसा लगता था। कमरे की हवा सपने में कुछ भारी और ठंडी महसूस होती थी। दीवारों की रंगत थोड़ी फीकी हो जाती, जैसे किसी पुराने फोटो से निकली हो। बिस्तर की चादर पर अजीब छायाएं हिलती डुलती दिखती, लेकिन जब मैं उन्हें गौर से देखने की कोशिश करता तो वे गायब हो जाती। और फिर आता था सबसे डरावना पल, जब मैं खिड़की की ओर देखता। हर बार एक परछाई दिखाई देती, एक आदमी जिसके सिर पर गहरा काला हुड होता। उसका चेहरा हमेशा छाया में छिपा रहता, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत होती थीं, जैसे वे मेरे आत्मा के आर पार देख रही हों। वह मुझे एक तक घूरता और फिर धीरे धीरे खिड़की के कांच को खुरचने लगता, जैसे वह अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उसकी उंगलियां लंबी और अस्वाभाविक रूप से पतली लगती, जैसे वे कांच के आर पार आ जाएंगी। मैं सपने में चीखने की कोशिश करता, लेकिन मेरी आवाज कभी बाहर नहीं निकलती। कई बार मैं नींद से जागते ही डर के मारे पसीने में भीग जाता और तुरंत खिड़की की ओर दौड़ पड़ता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, ना कोई निशान, ना कोई व्यक्ति। फिर भी एक बार मैंने खिड़की के बाहर की जमीन पर हल्के पैरों के निशान देखे। वही आकार, वही दूरी, जैसे वह कोई सपना नहीं बल्कि चेतावनी हो। हर बार जब मैं इस सपने से जागता तो दिल जोर जोर से धड़कता और शरीर कांपता रहता। खिड़की की ओर देखने का डर इतना गहरा था कि कई बार मैं पूरी रात बिना पलक झपकाए बैठा रहता। एक बार तो मुझे ऐसा भी लगा जैसे खिड़की के कांच पर किसी ने उंगलियों से धुंध में निशान बना दिए हों, लेकिन जैसे ही पास गया सब कुछ साफ था। क्या यह मेरा दिमाग था जो मुझसे खेल रहा था, या वाकई कोई था जो मेरी नींद के सबसे कमजोर क्षणों में मुझे देख रहा था? कुछ महीनों तक वह सपना नहीं आया और मैंने खुद को यह विश्वास दिला लिया कि वह डरावनी लहर अब थम चुकी है। लेकिन फिर एक रात बिना किसी चेतावनी के वही सपना दोबारा लौटा, एकदम वैसा ही जैसे पहले आता था। कमरे का दृश्य, घड़ी, चित्र, ट्रेन, सब कुछ हूबहू वैसा ही था, लेकिन इस बार कुछ अलग था, बहुत ही सूक्ष्म पर असहनीय। मैंने महसूस किया कि कमरे की हवा और भी ठंडी थी। दीवारें जो पहले बस धुंधली होती थीं, अब मानो धीरे धीरे काली स्याही में डूब रही थीं। खिड़की की ओर देखने से पहले ही मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, और जब मैंने देखा खिड़की खुली हुई थी, वह आदमी जो पहले बाहर से घूरता था अब आधा अंदर झुका हुआ था। उसका चेहरा अब भी पूरी तरह दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी सांसें कमरे में महसूस की जा सकती थीं, ठंडी, धीमी और भारी। मेरी आंखें खुल गईं, लेकिन शरीर फिर से जड़ हो गया। यह सपने जैसा था, लेकिन मैं जाग रहा था। 5 मिनट तक मैं अपनी जगह से हिल नहीं सका। खिड़की से ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और मुझे यकीन था कि वह खुली है। जब मैं आखिरकार उठ पाया, मैंने खिड़की तक जाकर उसे जांचा। वह
बंद और ताला लगा हुआ थी, लेकिन फर्श पर कुछ था, एक पुराना खिलौना, वही ट्रेन जो सपनों में दिखती थी। पर इस बार वह असली थी, धूल और खरोंचों के साथ, ठीक वैसी ही जैसी मैंने खोई थी। मैंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। वे पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर हो गए। मेरे पिता ने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मेरी माँ चुपचाप कमरे में घूमती रही, मानो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। जब मैंने उस आदमी की बात की, खासकर उसके चेहरे की अस्पष्टता और उसके सांसों की ठंडक की, तो माँ एकदम सिहर उठी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखें जैसे किसी पुराने डर को दोबारा जी रही थीं। अगली सुबह मेरे पिता ने मुझे बाहर ले जाकर घर के चारों ओर चक्कर लगाया। उन्होंने खिड़की के नीचे जमीन पर झुककर कुछ देखा। मिट्टी में हल्के निशान थे, जैसे किसी के नंगे पैर रात में वहां खड़े रहे हों। पर सबसे अजीब बात थी कि मिट्टी सूखी थी और ऐसे निशान केवल गीली जमीन पर बन सकते थे। उस रात के बाद से मेरी नींद एक जाल बन गई थी। हर बार बिस्तर पर लेटते ही मुझे डर लगता कि वह सपना फिर लौटेगा। मैं कमरे की हर चीज को बार बार जांचता। खिड़की बंद है या नहीं, घड़ी सही चल रही है या नहीं, फर्श पर कोई चीज तो नहीं पड़ी। लेकिन जितना ज्यादा मैंने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की, उतनी ही ज्यादा बेचैनी बढ़ती गई। मैंने एक रात दरवाजा खुला छोड़कर सोने का फैसला किया, ताकि अगर कुछ असामान्य हो तो माता पिता जल्दी सुन सके। पर उस रात मुझे एक नई आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने मेरे नाम की फुसफुसाहट की हो, बहुत धीमे, बहुत पास से। मैं चौंक कर उठा, लेकिन कमरा खाली था। फिर खिड़की के पास एक हलचल हुई, जैसे कोई अचानक पीछे हट गया हो। मैंने हिम्मत करके अगली सुबह माँ से उस ट्रेन के बारे में पूछा। वह चौंकी और बोली कि वह खिलौना तो उन्होंने वर्षों पहले किसी को दे दिया था, क्योंकि वह टूटा हुआ था। जब मैंने उन्हें असली ट्रेन दिखाई तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, "ये कैसे वापस आ सकती है?" उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। उस दिन के बाद मेरे सपने और यथार्थ के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। अब मैं नहीं जानता था कि मैं कब सपना देख रहा हूं और कब जागा हुआ हूं। मैं हर परछाई से डरने लगा था, हर खड़खड़ाहट में उसका आना महसूस करने लगा था। क्या मैं पागल हो रहा था या सचमुच कोई परछाई मेरे जीवन में दाखिल हो चुकी थी? एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था, कमरे की बत्तियां बुझी हुई थीं और चारों ओर सन्नाटा फैला था। मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। वह सामान्य बेचैनी से कहीं ज्यादा गहरी थी, जैसे कोई निगाह मुझे देख रही हो, बेहद पास से। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी खिड़की के कांच पर एक खड़खड़ाहट सुनाई दी, धीमी लेकिन लगातार। मैंने धीरे से आंखें खोलीं और इस बार वह वहां था, पूरी तरह से दिख रहा था। हुड हट चुका था और उसका चेहरा साफ दिख रहा था। एक अधपकी दाढ़ी, गहरी झुर्रियां और उसके माथे पर एक लंबा टेढ़ा निशान। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं और मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे पहचानता हो। वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान कोई सुकून नहीं देती थी। वह ठंडी, खोखली और बिल्कुल बेजान थी। अचानक सब कुछ काला हो गया। मुझे नहीं पता मैं सो रहा था या बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं जमीन पर था, अपने बिस्तर के नीचे। कमरे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। खिड़की बंद थी, घड़ी सही चल रही थी, चित्र गायब थे, ट्रेन नहीं दिख रही थी। लेकिन मेरी शर्ट की आस्तीन पर मिट्टी का एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने मुझे पकड़कर घसीटा हो। मैंने अपने माता पिता को फिर सब कुछ बताया। इस बार उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी बातें सुनी। फिर मेरे पिता ने मुझे एक पुराना एल्बम दिखाया। तस्वीरों में एक आदमी था, मेरे बचपन के जन्मदिन पर मुझे गोद में उठाए हुए। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही माथे पर निशान। ये तुम्हारा चाचा था। मेरे पिताजी बोले, "ब्रजेश अंकल, बहुत साल पहले कुछ हुआ था। हमने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए।" मैंने पूछा, "क्या वो अब भी जिंदा है?" मेरे पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, "हमें नहीं पता।
उस रात के बाद से वह सपना फिर कभी नहीं आया, लेकिन कभी कभी जब रात गहरी होती है और हवा कमरे में बहती है, मुझे फिर वही निगाहें महसूस होती हैं, देखती हुई परछाइयों के पीछे से। क्या वह सपना था, या मेरी कोई खोई हुई याद, या कोई दरवाजा खुल गया था जिससे वह व्यक्ति मेरी दुनिया में लौट आया था? मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं हर रात खिड़की का ताला 2 बार जांचता हूं। मैंने एल्बम को बार बार देखा, उस चेहरे को ज़हन में बिठाने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा मैं देखता उतना ही असहज महसूस करता। वह चेहरा मेरे सपनों के डरावने व्यक्ति से मिलता जुलता ही नहीं, बल्कि ठीक वही था। माँ ने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था, ब्रजेश अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर मुझे कहानियां सुनाते, मुझे सुलाते, और जब वो जाते मैं रोने लगता। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ, एक घटना जिसके बारे में माँ बाप बात करने से कतराते हैं। उन्होंने कहा कि वह अब हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है और कभी दोबारा नहीं होंगे। पर कैसे समझाऊं उन्हें कि वो पहले ही लौट चुके हैं, सपनों में, यादों में, और शायद ज्यादा कहीं। कुछ हफ्ते शांति से गुजरे, लेकिन एक रात मैं बिस्तर से उठा और बाथरूम गया। लौटते वक्त गलियारे में चलते हुए मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जब मैं कमरे में लौटा तो खिड़की थोड़ी खुली हुई थी, जबकि मैंने उसे बंद किया था। अगली सुबह मैंने खिड़की के पास दीवार पर एक अजीब सा निशान देखा, जैसे किसी नाखून से खुरचा गया हो। न तो वह गहरा था, न ही बहुत बड़ा, लेकिन उसमें एक अजीब ऊर्जा थी, मानो कुछ छोड़ गया हो, एक संकेत। अब हर रात मुझे नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो मैं हमेशा जागते जागते ख्वाबों में चला जाता हूँ। मैं नहीं जानता कि वो सपने फिर लौटेंगे या नहीं, लेकिन उस ठंडी हवा में, उस अजीब चुप्पी में कुछ है जो अब भी मुझे देख रहा है। अगर वो बस मेरा अतीत था, तो क्यों वह अब भी मेरे वर्तमान में मौजूद है? और अगर वह कोई परछाई है, तो वह क्या चाहती है? जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे डर अब सपनों तक सीमित नहीं रहे। वो असल हो चुके हैं, चुपचाप, लगातार और बहुत गहराई से। इशिता को यह सपना पहली बार 12 साल की उम्र में आया था। सपना एक अजनबी कमरे में शुरू होता, एक ऐसा कमरा जो उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी परिचित भावना थी। वह हमेशा एक पुराने लकड़ी के बिस्तर पर लेटी होती, जिसकी चादरें हल्की पीली और थोड़ी सड़ी हुई सी दिखती। कमरे में रोशनी नहीं होती, सिर्फ बाहर से आती नीली रोशनी से दीवारें जगमगाती थीं। हर बार जब वह इस सपने में होती, कमरे में कुछ बदला होता। कभी खिड़की खुली होती, कभी दरवाजा थोड़ा सा खिसका हुआ, लेकिन सबसे डरावनी बात होती थी वह धीमी आवाज जो उसके नाम को पुकारती, इशिता। वह आवाज न तो ज्यादा तेज होती और न ही सीधी, बस जैसे कोई उसे दीवार के पार से बुला रहा हो। आवाज में कोई भावना नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज उसके दिल में एक कंपन छोड़ जाती। कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी होती, मानवाकार पर धुंधली, जैसे किसी बच्चे ने उन्हें कोयले से रगड़कर बनाया हो। एक कोने में हमेशा एक ऊंची परछाई खड़ी रहती, एक औरत बहुत लंबी, जिसके बाल उसके चेहरे को पूरी तरह छिपा लेते। वह कुछ नहीं कहती, बस दूर खड़ी रहती। पहले कुछ सपनों में वह कोने में ही रहती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह धीरे धीरे पास आती गई। इशिता जानती थी कि यह सपना है, लेकिन उसका मन बार बार यकीन करने लगता कि यह उससे कुछ कहना चाहता है या कुछ दिखाना। हर बार जब वह आंखें खोलती, उसकी नींद टूटी हुई लगती, जैसे वह कहीं और से लौट कर आई हो। सुबह उठते ही उसकी हथेलियों में पसीना होता और दिल की धड़कनें तेज। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक सुबह उसके तकिए के नीचे वही आकृति खींची हुई मिली जो उसने सपने में दीवार पर देखी थी। बिल्कुल वैसी ही, उसी कोयले जैसी लकीरों में। एक रात जब सपना फिर से आया, इशिता ने खुद को बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर पड़ा पाया। कमरे में एक अजीब ठंड थी, जैसे दीवारों से सर्दी रिस रही हो। उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं
और एक धीमा सरसराहट सा शोर हर कोने से आता महसूस हो रहा था। कमरे का फर्श अब लकड़ी नहीं बल्कि गीली मिट्टी जैसा लग रहा था, और जब उसने हाथ नीचे रखा तो नमी और ठंड उसके शरीर में समा गई। उसने खिड़की की ओर देखा, जो अब पूरी तरह खुली हुई थी। बाहर घना कुहासा था, इतना कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उस धुंध के भीतर कुछ हलचल थी, धीमी लेकिन निरंतर। औरत की परछाई अब कमरे के भीतर थी, बिल्कुल दरवाजे के पास। वह अब भी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा था, जैसे किसी रोष या पीड़ा से भरा हो। इशिता ने खुद को चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसकी सांसें घबराहट में टूटने लगीं और उसने आंखें बंद कर लीं, दिल में यह सोचते हुए कि यह सपना है, बस सपना है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वह अपने असली कमरे में थी। सब कुछ सामान्य, सिवाय इसके कि उसकी दीवार पर भी अब वही आकृति उभर आई थी। उसकी माँ ने सोचा कि यह कोई स्केच होगा जो इशिता ने खुद बनाया होगा, लेकिन इशिता जानती थी कि उसने कभी यह नहीं छुआ। कोयले जैसी वह लकीरें अब भी उसकी उंगलियों में चुभ रही थीं, मानो वह अब सिर्फ सपना नहीं रहा हो, बल्कि एक दरवाजा बन चुका हो जिसके दूसरी तरफ कुछ है जो अब और करीब आ रहा है। सपनों के साथ साथ इशिता की वास्तविकता भी बदलने लगी थी। अब वह केवल रात में ही नहीं, दिन के उजाले में भी कुछ असामान्य महसूस करने लगी थी। जब वह स्कूल जाती तो कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर वहां कुछ नहीं होता। घर लौटते वक्त गलियों की खामोशी अब सामान्य नहीं लगती। हर दीवार, हर मोड़ उसे देखता सा महसूस होता। एक दिन जब वह अपनी अलमारी में कुछ खोज रही थी, उसे वहां एक पुरानी जली हुई सी गुड़िया मिली जिसे उसने कभी खरीदा नहीं था। उसके बाल जले हुए थे और आंखें खाली कांच जैसी थी। गुड़िया के गले पर एक काले धागे से वही आकृति बंधी हुई थी, वही जो उसने सपनों में और अपनी दीवार पर देखी थी। उस रात सपना फिर लौटा, लेकिन इस बार घर का नक्शा भी अलग था। वह वही अजनबी कमरा था, लेकिन अब उसके बाहर एक लंबा गलियारा था। गलियारे में दीवारों पर टंगी तस्वीरें झूल रही थीं, सभी धुंधली, पर उनमें चेहरों में कुछ जाना पहचाना था, जैसे वे चेहरे उसके परिवार के हों, लेकिन बिगड़े और बदल चुके हों। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जो धीरे धीरे खुलने लगा। जब दरवाजा पूरा खुला, उसने उस औरत को फिर देखा, लेकिन अब वह बस खड़ी नहीं थी, वह धीरे धीरे इशिता की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी चाल टूटी और अस्वाभाविक थी, जैसे किसी ने उसकी हड्डियां उल्टी दिशा में जोड़ दी हों। उसके बाल अब भी चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उसकी सांसें तेज और भारी थीं, कमरे को भरती हुई। इशिता ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। उसकी आंखों के सामने दृश्य धुंधला हो गया और फिर सब काला हो गया। जब वह उठी तो उसके हाथ में वही काले धागे वाली आकृति थी जो गुड़िया के गले में थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ कोयले से नहीं बनी थी, वह गर्म थी, जैसे हाल ही में जल कर बनाई गई हो। अब यह साफ था, कोई उसे बस देख नहीं रहा था, कोई उसे बुला रहा था, और यह बुलावा सपनों में ही नहीं, अब उसकी असल दुनिया में भी गूंज रहा था। उस रात के बाद से इशिता ने खुद को बदलते हुए महसूस किया। वह पहले की तरह हंस नहीं पाती थी। उसके दोस्तों ने भी उसकी उदासी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन इशिता को किसी को समझाने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि कोई भी समझ नहीं सकता था कि वह किन अनुभवों से गुजर रही थी। एक शाम जब बिजली चली गई थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा था, इशिता ने मोमबत्ती जलाकर अपना कमरा रोशन किया, लेकिन जैसे ही लौ स्थिर हुई, उसने अपनी दीवार पर एक नई आकृति देखी। इस बार यह आकृति चलती हुई दिखाई दी। उसकी छाया धीरे धीरे दीवार से फर्श तक उतरती गई, जैसे वह अब दीवार से अलग हो रही हो। वह डर के मारे वहीं खड़ी रह गई, सांस रोककर। तभी अचानक खिड़की खुली और तेज ठंडी हवा कमरे में भर गई। मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरे में केवल एक फुसफुसाहट बची, तुम आओगी। अगली सुबह इशिता के हाथ में एक पुरानी चाबी थी।
जंग लगी लोहे की जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। चाबी पर वही आकृति उकेरी गई थी और उसका छोर गर्म था, जैसे किसी आग से अभी अभी निकला हो। जब उसने चाबी को अपनी अलमारी के निचले हिस्से में आजमाया, वह ताला खोल गया। हालांकि वह दराज उसने कभी देखा नहीं था। दराज के भीतर एक पुराना कागज था, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, घर में जो है वह कभी नहीं छोड़ेगा। तुम दरवाजा खोल चुकी हो। अब कोई शक नहीं रहा, यह सिर्फ सपना नहीं था। इशिता किसी चीज के साथ जुड़ चुकी थी और उस जुड़ाव को तोड़ना अब नामुमकिन था। इशिता ने उस दराज को कई बार खोला और बंद किया, लेकिन हर बार कागज का वह टुकड़ा वैसा ही रहता। कोई तारीख नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक चेतावनी और एक भावना जो हर बार पढ़ते समय उसके शरीर में सिहरन भर देती। उसकी माँ ने पूछा कि वह इतनी चुपचाप क्यों रहने लगी है, लेकिन इशिता के पास कोई जवाब नहीं था। सच बताने की कोशिश भी बेकार लगती थी, क्योंकि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। कुछ रातों तक सपने नहीं आए, सब कुछ शांत था, लेकिन वह शांति भी असहज थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। एक रात उसने खिड़की के पास बैठे एक साए को देखा, बहुत धीमे हिलते हुए, जैसे वह सांस ले रहा हो। वह औरत नहीं थी, यह कुछ और था, पर उसकी मौजूदगी वैसी ही भारी और जमी हुई थी। उस रात इशिता को नींद नहीं आई। वह बस बैठी रही, अपनी चादर पकड़े, खिड़की की तरफ नजरें टिकाए, और तभी उसे एहसास हुआ कमरे की दीवार पर बनी आकृति अब गायब थी। उसकी जगह दीवार पर एक दरवाजे की आकृति उभर आई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खुरचा हो, और उस आकृति के नीचे वही शब्द थे, तैयार हो। इशिता ने खुद से पूछा, क्या वह सब कुछ छोड़कर उस ओर जाना चाहती है? लेकिन उसके भीतर से कोई और आवाज आई, तुमने पहले ही कदम रख दिया है। अगली सुबह इशिता का कमरा खाली था। खिड़की खुली हुई थी और हवा में कोयले और सड़ी लकड़ी की गंध फैली हुई थी। उसकी माँ ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस उसकी अलमारी के भीतर एक बार फिर वही चाबी पड़ी थी, अब ठंडी, जंग खाई हुई और पूरी तरह टूटी। कोई नहीं जानता कि इशिता कहाँ गई। कुछ कहते हैं वह खो गई, कुछ कहते हैं कि वह भाग गई, लेकिन उसकी माँ अब भी हर रात उस दरवाजे को देखती है, जो अब भी दीवार पर बना है, और कभी कभी रात के अंधेरे में उसमें से धीमे कदमों की आवाज आती है। उस रात से पहले इशिता ने कभी सपनों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब वह जान चुकी थी कि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर बंद नहीं होते। हर गुजरते दिन के साथ वह कम बोलती, कम खाती और ज्यादा देर तक अंधेरे में बैठी रहती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और उसकी उंगलियां हर वक्त किसी अदृश्य चीज को महसूस करती हुई कांपती रहती। उसकी डायरी के पन्नों में अजीब चित्र और अस्पष्ट वाक्य भरने लगे थे, मैं तैयार हूँ, वह आ चुकी है। दूसरी तरफ उजाला नहीं है। उसकी माँ ने एक बार डायरी पढ़ी और तुरंत बंद कर दी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह देर तक रोती रही। फिर एक दिन जब इशिता की माँ बाजार से लौटी, उसने देखा कि इशिता का कमरा अंदर से बंद है। कई आवाजें देने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन कमरा खाली था। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक आकृति और उसके नीचे लिखा एक शब्द, ध्यान रखना। कमरे की खिड़की से बाहर देखने पर नीचे के बगीचे की मिट्टी पर 2 पांवों के निशान थे, नंगे पांव सीधे पेड़ों की ओर जाते हुए। वे निशान वहां 3 दिनों तक बने रहे, फिर अचानक मिट गए। लेकिन हर रात खिड़की के पास ठंडी हवा चलती और कमरे में वह जानी पहचानी कोयले की गंध भर जाती। उसकी माँ ने एक पुरोहित को बुलाया, एक तांत्रिक को भी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। सभी ने कहा कि यह स्थान अब पवित्र नहीं रहा और यहाँ कुछ जुड़ गया है, कुछ ऐसा जो पहले भी था और अब लौट आया है। और तब से हर पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा सबसे चमकदार होता है, उस दीवार पर बनी आकृति फिर से उभर आती है।
धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसे कभी मिटाया ही नहीं था। और जब खामोशी बहुत गहरी हो जाती है तब एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं अब अकेली नहीं हूं। राघव के जीवन में वह मोड़ तब आया जब उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसे अपने नाना नानी के साथ एक पुराने गांव के घर में रहना पड़ा। यह घर वर्षों से वैसा ही खड़ा था, लकड़ी की दीवारें, झूमते दरवाजे और नीचे की ओर जाने वाली एक संकरी सीढ़ी जो सीधा तहखाने की ओर जाती थी। तहखाने को हमेशा बंद रखा जाता और नानी ने साफ कहा था, उस नीचे वाले हिस्से में कभी मत जाना। राघव ने शुरुआत में बात मान ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे अजीब सपने आने लगे। वह खुद को उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखता। हवा ठंडी होती, दीवारों पर नमी के धब्बे होते और नीचे एक भारी दरवाजा जिसके पार से किसी के धीमे थपकी देने की आवाज आती। हर बार वह सपना वहीं टूट जाता जब वह दरवाजे के हैंडल तक पहुंचता। इन सपनों के साथ साथ असल जीवन में भी चीजें बदलने लगीं। उसके कमरे में अचानक एक पुरानी तस्वीर पड़ी मिली, एक महिला की जिसकी आंखें उसकी मां से मिलती थीं। फोटो के पीछे लिखा था, मेरे बेटे के लिए। पर राघव ने यह फोटो पहले कभी नहीं देखी थी। नानी ने तस्वीर देखकर कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गई। लेकिन अगले दिन जब राघव ने फिर से सपना देखा, उसने देखा कि इस बार दरवाजे के नीचे से एक चाबी फिसल कर बाहर आ रही थी, पुरानी, जंग लगी और गर्म। जब वह सुबह उठा तो तकिए के नीचे वही चाबी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने सपने में देखी थी। अब राघव के लिए यह एक सपना नहीं रहा था। तहखाने में कुछ था जो उसे बुला रहा था, कुछ ऐसा जो शायद उससे पहले किसी और का था, लेकिन अब उसी का हिस्सा बन रहा था। राघव ने कई बार नाना नानी से उस तहखाने के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उन्होंने बात टाल दी। वो हिस्सा पुराने सामान के लिए है, नाना ने कहा। पर राघव को यकीन नहीं हुआ। सपनों में वह दरवाजा ज्यादा साफ होता गया, जैसे हर रात उसके जहन में और गहराई से उतर रहा हो। एक दिन राघव घर के पीछे के बाग में खेल रहा था जब उसे मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई दिया। वह एक छोटा टुकड़ा था, तांबे की प्लेट जैसी, जिस पर हल्के अक्षरों में नाम लिखा था, आनंद। यह नाम उसने कभी अपने परिवार में नहीं सुना था। जब उसने यह टुकड़ा नानी को दिखाया तो उन्होंने एक पल को सांस रोक ली, फिर कहा, इसे फेंक दो। उस रात सपना पहले से अलग था। अब सीढ़ियां और लंबी हो गई थीं, दीवारों से पानी टपक रहा था और दरवाजे के पीछे से किसी की सिसकी सुनाई दे रही थी। राघव ने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया और साफ सुना, तुम देर से आए हो। सुबह जब वह उठा तो उसकी हथेली पर हल्की सी चोट का निशान था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़कर कुछ देने की कोशिश की हो, लेकिन उसके हाथ खाली थे। उस दिन दोपहर में उसने खुद को तहखाने के दरवाजे के सामने खड़ा पाया, बिना जाने कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसने देखा कि नीचे की सीढ़ियों पर धूल नहीं थी, मानो कोई हाल ही में वहां गया हो। अब वह डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। वह जानता था कि कोई उसे नीचे बुला रहा है और जल्द ही उसे वहां जाना होगा, या वह सपना उसकी असलियत को बदल देगा। राघव ने उस दिन दोपहर के बाद तहखाने की ओर जाने का निर्णय लिया। उसके हाथ में वही जंग लगी चाबी थी जो अब हर रात उसके सपनों में किसी ना किसी रूप में लौट आती थी। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चिड़चिड़ाहट की एक लंबी ध्वनि गूंजती थी। नीचे पहुंचते ही एक भारी सी गंध ने उसका स्वागत किया, कुछ सड़ा हुआ, जैसे पुरानी लकड़ी और नमी का मिश्रण। तहखाने की दीवारें पत्थर की थीं, लेकिन एक कोना बाकी हिस्सों से अलग लग रहा था। वहां ईंटों की सतह थोड़ी नई थी, मानो किसी ने हाल ही में उसे बंद किया हो। राघव ने दीवार के पास जाकर हाथ लगाया और तभी उसे एक बहुत हल्की सी कंपन महसूस हुई, जैसे कोई दूसरी ओर से सांस ले रहा हो। अचानक उसकी जेब में रखी चाबी गर्म हो गई। उसने चौंक कर उसे निकाला और देखा कि उसकी सतह पर अब शब्द उभर आए थे, खोलो मत। लेकिन वह संदेश देर से आया। राघव पहले ही ईंटों के एक हिस्से को धकेल चुका था और उसके पीछे एक संकरा मार्ग खुल गया था।
मार्ग अंधकारमय था, लेकिन उसमें एक नीली रोशनी थी जो खुद ब खुद दीवारों से निकल रही थी। वह धीरे धीरे भीतर गया और देखा कि रास्ता एक छोटे कमरे में जाकर खत्म होता है। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर बैठा था एक आदमी, बिल्कुल स्थिर, आंखें बंद, लेकिन सांसें चल रही थीं। राघव जड़ हो गया। वह व्यक्ति हूबहू उसके पिता जैसा लग रहा था, लेकिन उम्र में बहुत बड़ा, जैसे समय ने उसे तेजी से आगे खींच दिया हो। तभी उस आदमी की आंखें खुली और उसने राघव को देखा, जैसे वह उसे वर्षों से जानता हो। उसने धीमे स्वर में कहा, अब तुम आ गए हो, वही जो मैं कभी था वही तुम बनोगे। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। अब केवल वह कमरा था, वह कुर्सी और वह चेहरा, जो अब उसका अतीत नहीं बल्कि उसका भविष्य बन चुका था। कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे समय वहां ठहर गया हो। राघव की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उस आदमी की आंखें अब पूरी तरह खुली थीं, गहरी, बुझी हुई और फिर भी चेतन। दीवारों पर अजीब चिन्ह उभरने लगे थे, जैसे वे वर्षों से इंतजार कर रहे हों कि कोई आए और उन्हें फिर से जगा दे। उस व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और राघव की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों पर वही निशान थे जो राघव के सपनों में आकृतियों में दिखते थे। मैंने भी मना किया था, उसने कहा, लेकिन जो दरवाजा खुलता है वह कभी अकेला नहीं आता। राघव ने कमरे की ओर देखा। छत अब नहीं दिख रही थी, जैसे ऊपर कुछ नहीं बचा हो, केवल गहराई थी। और वह कुर्सी जिसमें बैठा वह अजनबी अब उसके जीवन की सबसे पुरानी स्मृति जैसा लगने लगा था। तभी कमरे की दीवार पर एक दरार आई और वहां से एक धीमा संगीत सुनाई दिया, वही लोरी जो उसकी माँ कभी गुनगुनाती थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह समझ चुका था ये वह दुनिया नहीं थी जिससे वह लौट आ सकता था। अब उसे फैसला करना था, क्या वह वही बनेगा जो सामने बैठा है, या उस दरवाजे को फिर से बंद करने की कोशिश करेगा। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा गहराता गया। राघव उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की आंखों से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उस चेहरे में कुछ था, एक डर, एक चेतावनी और एक स्वीकृति, मानो वह जानता हो कि राघव को अब लौटने नहीं दिया जाएगा। दीवारों पर बनी आकृतियां अब हिलने लगी थीं, जैसे दीवारें खुद कुछ कहना चाहती हों। फिर वह व्यक्ति उठा। धीरे धीरे उसकी चाल अस्थिर लेकिन निश्चित थी। उसने राघव के कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीरे से कहा, तुमने जिस क्षण चाबी उठाई उसी क्षण सब बदल गया। उसके स्पर्श में गर्मी नहीं थी, बस एक भारीपन, एक जिम्मेदारी जैसी भावना। कमरे की दीवारों से अब धीमे स्वर आने लगे थे, जैसे कई लोगों की आवाजें एक साथ कुछ बुदबुदा रही हों। राघव को उनमें कुछ शब्द समझ आने लगे। वह लौट आया है, अब चक्र पूरा होगा, समय दोहराया जाएगा। राघव ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब कोई द्वार नहीं था, केवल चारों ओर से घिरता अंधकार और उस व्यक्ति की सांसें जो अब उसके बहुत करीब थीं। फिर अचानक वह अकेला रह गया। वह व्यक्ति गायब था, लेकिन कुर्सी अब खाली नहीं थी। अब वहां राघव खुद बैठा था। वह हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। सामने एक संकरी सुरंग फिर से चमकने लगी और वहां से किसी के आने की आहट सुनाई दी, किसी नए के, किसी और के, जो उसी रास्ते पर चलने वाला था। गांव में किसी ने नहीं देखा कि राघव कब और कैसे गायब हुआ। नाना नानी ने पुलिस को बताया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस तहखाने की सीढ़ियों पर अब धूल नहीं जमती थी और वहां एक ठंडी हवा हर शाम चलती थी। कुछ कहते हैं कि वह अभी भी वहां है, उस कुर्सी पर इंतजार करता हुआ, और जब कोई नया सपना देखेगा वह रास्ता फिर खुलेगा और फिर एक और नाम जुड़ जाएगा उस चक्र में जो कभी नहीं टूटता। समय जैसे स्थिर हो गया था। हर आवाज, हर हलचल जैसे किसी पुराने रील की तरह दोहराई जा रही थी। राघव की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब जान नहीं थी, बस प्रतीक्षा, लंबी और अनिश्चित।
उसके शरीर पर वही निशान बनने लगे थे जो पहले उस अजनबी के हाथों में थे, घूमती लकीरें, प्राचीन प्रतीकों जैसी। कमरे में अब हर कोने से धीमी सरसराहट आती थी। दीवारें फुसफुसाने लगी थीं और हर फुसफुसाहट में एक ही बात दोहराई जाती थी, अब वह समय है। गांव में लोगों ने महसूस किया कि उस घर से अजीब ऊर्जा निकलती है। कोई पास नहीं जाता और जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने नाम लेकर पुकारा हो। नानी अब ज्यादा नहीं बोलती, बस शाम के समय एक दीपक जलाकर तहखाने की ओर रख देती है, मानो किसी को भोजन या शांति देने का प्रयास कर रही हो। एक रात गांव की एक लड़की ने सपना देखा। वह सीढ़ियां उतर रही थी, एक दरवाजे की ओर बढ़ रही थी और वहां एक कुर्सी थी जिस पर एक लड़का बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन होंठ बंद, और जब उसकी नजरें लड़की से मिलीं तो एक धीमी मुस्कान उभरी। लड़की चौंक कर उठी, लेकिन जब उसने अपने तकिए के नीचे देखा, वहां एक पुरानी चाबी थी, ठंडी, जंग खाई, और उसकी सतह पर लिखा था, स्वागत है। चक्र अब पूरा हो चुका था, या शायद फिर से शुरू हो गया था।